अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जहांगीर बाबर और मेरे साथ मौजूद है मेरे 2 को-होस्ट, 2 सुपरस्टार्स सयाल भाई और यासिर भाई और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड सक्सेसफुल टीम मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान एक वाहिद टीम है जिसने सबसे ज़्यादा मैचेस जीत रखे हैं। अगर इनका विन लॉस रेशियो देखा जाए मेरे पास स्टैट्स तो नहीं है लेकिन ओवरऑल इनका रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। एक तो इनके कोच बड़े अच्छे हैं और ऊपर से इनका जो टेम्पलेट है क्रिकेट खेलने का वो भी बड़ा शानदार है। जिस तरह के ये इनका लोगो आपको नज़र आ रहा है वो भी बड़ा शानदार है। तो पहले अस्सलाम वालेकुम कर लेते हैं जी सलमान भाई को और साथ में यासिर भाई को भी जो कि आज हमारे टेक्नीशियन भी हैं इस शो के। तो अगर गलती कोताही हो जाए तो सारा ब्लेम कमेंट सेक्शन में इनके ऊपर आपने भेजना है, मुझे कुछ नहीं कहना। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, यासिर भाई और सबको। अस्सलाम वालेकुम सैल भाई और जहांगीर भाई ये पहले सिर्फ वो करवाते थे, बातें करवाते थे, अब टेक्निकल काम भी दे दिया बगैर किसी पैसों के। मैं तो खुद आपके पेरोल के ऊपर हूँ यासिर भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी वेजर ही आप बनाते हैं, या बनाया करेंगे जब आएँगी तो। चले यार, लोग हमें नहीं सुनने आए, मुल्तान सुल्तान के बारे में बात कर लेते हैं। जी, लगाइए फिर स्क्वाड मुल्तान सुल्तान का और उसके ऊपर करते हैं बात कि क्या रखा है मुल्तान सुल्तान ने इस साल अपने स्क्वाड में। जी, जी, आप तो जैसे देख जी, कौन यासिर भाई? जिस तरह आप देख रहे हैं, जिस तरह आपने बताया भी था स्क्रीन के ऊपर आपको, मोहम्मद रिजवान, वेरी प्रोमिनेंट T20 प्लेयर फॉर पाकिस्तान। तो आप बताएं जहांगीर भाई, प्लैटिनम में जो सेलेक्ट किए हैं, मोहम्मद रिजवान है, जॉश लिटल है और मिलर है, इनके बारे में आप बात करें। यासिर भाई आप ये बताइए कि मैं रिज़वान के ऊपर बात करता सयाल भाई के सामने कैसा लगूँगा? तो रिज़वान के ऊपर हाँ, सयाल भाई ही बात करेंगे। चलें सैल भाई से स्टार्ट कर लेते हैं। जी जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। रिजवान ऑब्वियसली नाम ही काफ़ी है, जिस तरह कहते हैं। मे बी द बेस्ट प्लेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड लास्ट कपल ऑफ इयर्स, इफ यू लुक एट द परफॉर्मेंसेस। ऑब्वियसली रिजवान जो है वो पाकिस्तान की टीम को भी ओपन करते हैं, और उन्होंने जितनी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं तो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। रियली रियली सॉलिड प्लेयर, मे बी लाइक अ चैंपियन प्लेयर ऑल्सो फॉर मुल्तान सुल्तान एज वेल। तो इस पे जितनी ज़्यादा बात की जाए उतनी कम है मेरे ख्याल से। He's a match winner. He is, he doesn't have any nerves. Obviously, he can take the game deep. He can attack. He can play the long game. So I think he's the total package for me. तो जिस तरह आपने कहा कि रिजवान नाम ही काफ़ी है। और फिर डेविड मिलर, ऑब्वियसली मैं डेविड मिलर पे भी थोड़ा कहना चाहूँगा। जिस तरीके से इन्होंने लास्ट 2 साल के अंदर अपनी फॉर्म वापस से जो है वो रीगेन की है, स्पेशली आईपीएल के अंदर भी और फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी हमने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो इस मरतबा ये पीएसएल में भी आ रहे हैं, और ही इज़ अ ट्रू मैच विनर फॉर एनी टीम। और अगर आप उसको एक, जिस तरह आपने थोड़ा टच किया था कि एंडी फ्लावर जैसे कोच को दे दें डेविड मिलर जैसा प्लेयर, तो वो फिर ऑब्वियसली विल सी हाउ परफॉर्मेंसेस निकालेंगे इनसे। और फिर आई फील के ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिग कॉग्स फॉर मुल्तान सुल्तान्स। एब्सोल्युटली जी। और तीसरे जो इनके यासिर भाई हैं प्लैटिनम के प्लेयर वो बेसिकली आयरलैंड से हैं उनका ताल्लुक, और वर्ल्ड कप में हमने देखा था उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी। तो क्योंकि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, स्पेशली फास्ट बॉलिंग, क्योंकि हमारी 2 फ्रैंचाइज़ीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्लेयर्स को अपने कब्ज़े में ले रखा है। अगर बॉलिंग को देखा जाए, एक लाहौर कलंदर है और दूसरी अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स या वो बनते जा रहे हैं। तो मुल्तान सुल्तान को एक क्वालिटी का सीम बॉलर चाहिए था जो इनको नए बॉल के साथ भी अच्छी बॉलिंग करके दे देता है, और एक एक ऐसा बॉलर जिसके ऊपर ये रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि शाहनवाज़ दानी ही है जिसके ऊपर हमने बाद में बात करनी है, तो वो उस तरह से इस टीम को की बॉलिंग को बेसिकली स्पेयरहेड नहीं कर पा रहे थे। तो दे नीडेड समबडी लाइक जॉश लिटल, जो कि एक छोटा नाम हम समझेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन उसने इस छोटे से करियर में इवन दो ही प्लेज फॉर ए मिनोज, लेकिन बॉलिंग की क्रेडेंशियल्स उसकी पूरी हैं और डिफरेंट लीग में भी अब आपको खेलता हुआ वो दिखाई दे रहा है। आई थिंक आईपीएल में भी पिक हो चुका है। तो ये एक ऐसा प्लेयर था कि जिसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनके पास बॉलिंग के ऑप्शन नहीं थे। है ना? कुछ लोग ये समझते होंगे कि यार इससे बेहतर बॉलर हो सकते थे, कुछ बड़े नामों की तरफ जा सकते थे, लेकिन फ्रैंचाइज़ क्रिकेट में बड़ा नाम होना ज़रूरी नहीं है। वो प्लेयर होना ज़रूरी है जो उनके कॉम्बिनेशन में फिट करता हो, और मुल्तान सुल्तान यही समझते होंगे कि जॉश लिटल जो है, ये इनके जो कॉम्बिनेशन है उसमें पूरा बैठता है, इसलिए उन्होंने जॉश लिटल के साथ ही वो गए हैं। और ऑब्वियसली प्लैटिनम का प्लेयर है तो हर गेम इसको खेलनी भी चाहिए ऑन पेपर। अच्छा, डेविड मिलर के ऊपर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर कि यार देखिए,
कोई रह तो नहीं गया यहाँ पे जो इन्होंने नहीं उठाए, कि रोसो इनके पास है, टिम डेविड इनके पास है, खुशदिल शाह इनके लिए बड़ा अच्छा खेलता है फिनिशर के रोल में, फिर अभी पोलार्ड भी ले लिया है। तो यार उस तरह के पावर हिटर कितने इनको चाहिए थे, इन्होंने अपनी पूरी टीम एक एक सारे नगीने जो थे ना, वो सारे भर लिए अपने स्क्वाड में और इतना एक स्ट्रेंथन कर लिया है इन्होंने अपनी बैटिंग को कि कोई भी आपको वीकनेस इनकी बैटिंग में नज़र ही नहीं आती। तो इस इतनी अच्छी इन्होंने अपनी बैटिंग लाइनअप बना ली है, हालाँकि ड्राफ्ट के टाइम के ऊपर मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये डेविड मिलर की तरफ जाएँगे। मैं ये सोच रहा था कि ये किसी बॉलर की तरफ जाएँगे क्योंकि इनके पास अच्छा बॉलर नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद हसरंगा की तरफ जाएँगे लेकिन क्वेटा ने उठा लिया था तो इनको फिर डेविड मिलर की तरफ जाना पड़ा। तो क्वालिटी बैटिंग लाइनअप इन्होंने बनाई है और डेविड मिलर इज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर इन मॉडर्न डे क्रिकेट। काफ़ी अरसे से वो साउथ अफ्रीका के लिए भी डिफरेंट लीग में भी पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेल चुके हैं। आईपीएल में भी हमने देखा है, स्पेशली जो लास्ट ईयर आईपीएल का गुज़रा है, जिसमें उनकी टीम चैंपियन भी बनी थी और इनका एक अहम रोल रहा था अपनी टीम को चैंपियन बनवाने में। तो ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर। मुल्तान सुल्तान की टीम को 4 चाँद लगाने वाले हैं डेविड मिलर। जी, वेरी राइटली सेड। और जिस तरह अभी रिजवान के बारे में बात कर रहे थे, आई नो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उन पे क्रिटिक होता है उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से, लेकिन अभी जिस तरह आईसीसी की 2022 की वो टी20 में भी वो शामिल हुए हैं, तो और उसके अलावा जिस तरह आप लोग मिलर और जॉश लिटल की भी आपने बात की कि जॉश लिटल जो है अगेन अब सिग्निफिकेंटली न्यू नेम, लेकिन वो काफ़ी जल्दी से उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपनी डिमांड बना ली है, तो वेरी हैंडी फास्ट बॉलर। एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे जहांगीर भाई डेविड मिलर के ऊपर, कि हमने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी बात की थी कि इसकी जो रिप्लेसमेंट है इजहारुल हक, 19 ईयर ओल्ड लेग स्पिनर फ्रॉम अफगानिस्तान, और अभी रिसेंटली वो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेल रहे हैं। तो हाउ डू यू सी कि मतलब उन्होंने मिलर की जगह एक रिप्लेसमेंट लिया लेग स्पिनर से, तो डू यू सी दैट एज अ वायबल रिप्लेसमेंट? इट्स डेफिनेटली नॉट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? नहीं, बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ऑब्वियसली इज़हारुल हक इज़ नॉट ए प्लैटिनम प्लेयर, वो एक यंग एंड अपकमिंग प्लेयर है, लेकिन इन्होंने अब देखिए ना दूसरी तरफ तो किरण पोलार्ड को भी तो ले लिया है ना, तो पोलार्ड अब फुली अवेलेबल होंगे इनके लिए। पोलार्ड ऐसा नहीं है कि कुछ मैचेस खेल के चले जाएँगे, वो सप्लीमेंट्री में इन्होंने ले लिया है, जो कि अच्छा किया है इन्होंने क्योंकि वो पूरा सीज़न अवेलेबल होंगे। इज़हारुल हक को मैं इनकी एक स्पेस भी मैंने जॉइन की थी, मुल्तान सुल्तान वालों ने होस्ट की थी कल या परसों, तो उसमें हैदर अज़हर जो बता रहे थे कि उन्होंने इज़हारुल हक को एज़ ए बैकअप स्पिनर लिया है, क्योंकि अब आदिल राशिद नहीं है, हालाँकि वो उनको बड़ा अफ़सोस था कि आदिल राशिद अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो कह रहे थे कि उनके अराउंड उन्होंने अपनी टीम बनाई थी। अ, और वो ये समझ रहे थे कि आदिल राशिद का एक बड़ा अहम रोल होगा उनके बॉलिंग लाइनअप को लेके। लेकिन अब उन्होंने क्लियरली ये बोला अपनी स्पेस में हैदर अज़हर ने कि वो उसामा मीर को अपना मेनस्टे रखेंगे बॉलिंग में, वो सारी गेम्स खेलेगा और इज़हारुल हक सिर्फ़ उसी सिचुएशन में खेलेगा अगर उसामा मीर अच्छा नहीं करते हैं या कोई ऐसी पिच आ जाती है जहाँ पे वो समझते हैं कि टर्निंग पिच होगी और उसमें 2 स्पिनर्स हमें क्वालिटी के चाहिए तो फिर वो खेलेगा। लेकिन एक तरफ अगर ऑन पेपर अगर उस रिप्लेसमेंट को देखा जाए तो वो तो उसका कोई तुक नहीं बनता है लेकिन किरण पोलार्ड के आने से वो बेस इनकी कवर हो जाती है। जी, वेरी वेल एक्सप्लेन। चलें आगे मूव करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं डायमंड कैटेगरी की तरफ। तो डायमंड कैटेगरी में सबसे पहले सैल भाई के फेवरेट शान मसूद जो हैं, वो आई नो कि काफ़ी ज़्यादा उन पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, और जिस तरह अभी उन्हें ओडीआई में वाइस कैप्टनसी भी रखा गया के लिए भी नॉमिनेट किया था, लेकिन वो सिर्फ एक ही मैच खेल सके। तो हाउ डू यू सी शान मसूद? सैल भाई, आई नो कि लास्ट ईयर ही वाज द थर्ड टॉप स्कोरर इन पीएसएल आफ्टर लाइक फखर जमान एंड आपके फेवरेट जो है रिजवान के बाद। तो हाउ डू यू सी द ओपनिंग कॉम्बिनेशन रिजवान और शान मसूद जो है? आई थिंक टीम कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट, राइट? जिस तरीके से अभी जहांगीर बाबर साहब ने बताया कि उनके पास पावर पैक लाइनअप है, राइट? मे बी नंबर 3 पे रायल यूसुफ आएंगे, वो भी एक पावर हिटर है इन इटसेल्फ, ठीक है? और उसके बाद तो फिर इनके पास मिलर है, खुशदिल है, टिम डेविड है, और शायद कायरन पॉलर्ड को तो जगह भी ना मिले 11 में, हम बात करेंगे उस पर भी आगे। लेकिन आई थिंक दे विल सेट द प्लेटफॉर्म, रिजवान एंड शान, for the team to follow. Or Shan is the perfect partner for Rizwan, in my opinion. When you have such a power pack lineup, तो उसे प्लेटफॉर्म सेट करना है पावर प्ले का, अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठाएं, और फिर मेक श्योर कि द टीम इज़ ऑफ टू अ गुड स्टार्ट।
or once they don't lose any wickets in the power play, and even they have modest 45-50 on the board, but then when their big guns come in, then they can definitely take the game, और शायद वो 200 तक भी आराम से स्कोर कर लें if everything falls right. So I think that's a perfect plan. और शान is a very intelligent, I know उनकी फॉर्म जरा अच्छी नहीं है lately, लेकिन वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्होंने बताया प्रूव करके भी कि वो अडेप्ट कर सकते हैं इवन ऑन बाउंसी पिचेस, उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, एंड he's precisely a बैकफुट प्लेयर, ठीक है ना. तो बैकफुट प्लेयर्स जो नॉर्मली जो पंच करते हैं, तो दे आर मच मोर conducive to stay good in the power play when you can just use the pace of the ball behind square on either side of the wicket. तो इसलिए मुझे लगता है कि शान मसूद और फिर रनिंग बिटवीन द विकेट्स इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है रिजवान के साथ. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पेयर, और ये इन दोनों ने प्रूव भी किया है पहले से. तो I'm expecting the same where they left off last year. जिस तरह आपने कहा नंबर 1 और नंबर 3 या नंबर 2 और नंबर 3 आपने बताया कि respectively दोनों थे. तो I think I'm expecting that they're not gonna miss a beat. जी, very well said. जहांगीर भाई, next again a very reliable player, Riley Russo. उसके बारे में आप बताएं. साउथ अफ्रीकन प्लेयर है और अभी रिसेंटली कंक्लूडेड T20 के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सेप्शनल रही थी, इवन दो के साउथ अफ्रीका डिडंट क्वालिफाई. लेकिन मतलब हाउ डू यू सी रायली रूसो अगेन पार्ट ऑफ मुल्तान सुल्तान? जी बिल्कुल, रायली रूसो नॉट जस्ट मुल्तान सुल्तान, पाकिस्तान सुपर लीग का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर रहा है इन द हिस्ट्री. अगर कामरान अकमल को एक साइड के ऊपर रखें, वो एक पाकिस्तानी ऐसा प्लेयर था जिसने बड़ी शानदार इनिंग्स खेल रखी थी, पेशावर ज़ल्मी को काफी ज्यादा मैचेस जितवाते थे. इसी तरह बाबर आजम है जो कि कराची को मैचेस जितवाते आ रहे थे, पेशावर ज़ल्मी को जितवाएंगे. लेकिन रायले रोसो एक ऐसा प्लेयर है, एक ओवरसीज प्लेयर. आई थिंक इज द ओनली ओवरसीज प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा मैचेस जितवाए होंगे जिस भी टीम में वो खेला है. पहले कोयटा में था, तो कोयटा ने उसको जब जाने दिया और उसके बाद कोयटा से बदला भी उसने लिया था. एक सेंचुरी भी आई थिंक बना डाली थी कोयटा के अगेंस्ट ही इन द वेरी नेक्स्ट सीजन व्हेन दे रिलीज हिम. कोयटा का ये सीन हुआ था कि कोयटा के पास उस वक्त उमर अकमल भी आ गया था. इस तरह के ऑप्शन उनके पास रहते थे, तो कैटेगरी का मसला रहता है जब आपको प्लेयर को रिटेन करना पड़ता है. तो वहां कोयटा फंस गया था और इसको जाने देना पड़ा था, और इसको दो हाथों लिया मुल्तान सुल्तान ने, और फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा. ही इज ए क्वालिटी प्लेयर. एक तो लेफ्ट हैंडर है, जब लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर में आके खेलते हैं तो वो वैसे ही क्योंकि उनका बेहतर एक मैचअप बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर लेग स्पिनर होते हैं या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं, तो दोनों के अगेंस्ट इसका बेहतर मैचअप भी बनता है, और इक्वली गुड खेलता है स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर्स को भी. और नंबर 3 के ऊपर आके ये ऐसा प्लेयर है कि ऐसा नहीं है कि नंबर 3 के ऊपर आएगा तो एंकर करना शुरू कर देगा. ये दोनों तरह की क्रिकेट खेल लेता है. अगर बॉल 1 से इसको हिट आउट करना पड़े वो भी करेगा, अगर इनिंग्स को साथ लेके चलना है और बाद में टी ऑफ करना है टुवर्ड्स द एंड, वो भी कर लेता है. ही इज एन आइडियल प्लेयर फॉर नंबर 3, especially the left hander, and is a true match winner, especially in Pakistan Super League. जी, वेरी वेल सेड. और उसके बाद हम डायमंड कैटेगरी में अगेन अ वेरी रिलायबल प्लेयर फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, खुशदिल शाह, उनके बारे में बात कर लेते हैं. तो खुशदिल शाह के बारे में रिसेंटली अभी जो लंका प्रीमियर लीग हो रही है उसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा हेविली स्कोर भी किया है उन्होंने, और उसके अलावा वो विकेट्स भी ले रहे हैं. तो सैल भाई, आप कुछ उस पर बात करना चाहेंगे खुशदिल अच्छा, शाह के ऊपर? एक सिर्फ करेक्शन मैं कर दूं, यासिर भाई फिर लोग पकड़ लेंगे. बीपीएल में, लंका प्रीमियर बीपीएल लीग में, में, सॉरी, हाँ लंका बीपीएल प्रीमियर में. लीग में अच्छा नहीं था, बीपीएल में अच्छा खेल रहे हैं वो. जी, ओवर टू यू सैल. Thank you. Thank you, Jahangir bhai. Yeah, I think Khushdil Shah, obviously doesn't have the form, और इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया ऑफ लेट. स्पेशली हमने देखा था वर्ल्ड कप से पहले भी जो है वो ही वाज ऑफ कलर, और तो आई थिंक ही हैज अ लॉट टू प्रूव. और पीएसएल एक ऐसी जगह है जहाँ पे he'll feel right at home, right? He's gonna be in his confines. और फिर जिस तरीके से कोचिंग स्टाफ जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट कोचिंग स्टाफ है मुल्तान सुल्तान का, तो इनको कॉन्फिडेंस भी मिलना चाहिए. और फिर इनके टीममेट्स भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. अभी इस तरह अभी हमने बात की मिलर की, रायली रूसो की, ऊपर रिजवान और शान हैं, और फिर अगर पॉलार्ड खेलते हैं तो वो होंगे, टिम डेविड होंगे. तो ही हैज़ अ लॉट टू people around him. So उन्हें just have a clear mind, play your game. और फिर इन्हें थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है. इन्हें थोड़ा सा लेग स्पिनर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने देखा है कि दैट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग सूट. तो वंस देयर इज़ अ बुक आउट फॉर यू, कि अगर आपको सामने वाली टीम को पता है कि आपकी थोड़ी बहुत वीकनेस है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा. यू आर नॉट गोना जस्ट कम्प्लीटली इग्नोर इट, एंड you're not gonna be able
get away with that. So for me, I think इन्हें जो है वो he has a lot to prove, and we hope for Pakistan's sake and Multan Sultan's sake that he comes back and makes some adjustments. और जो है वो इनको खेलना पड़ेगा ध्यान से, और अपनी गेम को जो है वो थोड़ा सा क्लीन अप करना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड ही इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म, और थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा. लेकिन देयर टैलेंट इज देयर, वी फील के द स्टेज इज सेट, और पीएसएल से बेहतर उनको मौका नहीं मिलेगा. तो आई एम होपिंग बिग थिंग्स फ्रॉम खुशदिल शाह. अच्छा, एक चीज मैं लाटर नोट के ऊपर यहाँ पे कह दूं कि यार वो किसी और के अगेंस्ट चले ना चले, यासिर भाई वो हमारी टीम के अगेंस्ट जरूर चलता है, और हारिस रऊफ की पिटाई उसने जरूर लगानी होती है हर सीजन में. तो उसको पता नहीं क्या यार उसके साथ कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, शायद वो ऑफ फील्ड सेटल कर लेने चाहिए इस सीजन से पहले पहले हारिस रऊफ को. कहीं ऐसा ना हो कि क्रूशल मैच आए और खुशदिल शाह फिर पिटाई लगा दे. दैट वाज ऑन द लाइटर नोट बाय द वे. अच्छा, एक चीज आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन दैट, खुशदिल शाह और आसिफ अली दोनों एक ही तरह के प्लेयर्स हैं, और दोनों की जो लिमिटेशंस है ना वो ये है कि दोनों ही लेग साइड के ऊपर अक्रॉस द लाइन बड़ी हिट लगाने की कोशिश करते हैं. आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना उसमें वन डायमेंशनल प्लेयर आप नहीं रह सकते. अगर आपने एक सक्सेसफुल फिनिशर बनना है ना तो आप डेविड मिलर को भी फॉलो कर सकते हो, आप ग्लेन मैक्सवेल को भी फॉलो कर सकते हो. इसी तरह से आप जैसे अभी सूर्या कुमार यादव एक सेंसेशन आए, उनकी शॉट मेकिंग की स्किल्स को आप देखिए. आपको रैंप शॉट्स, रिवर्स स्वीप, स्कूप्स, ये सारी शॉट्स डेवलप करना पड़ेंगी इफ यू वांट टू बिकम a powerhouse and if you want to make a name for yourself and for your country. तो ये थोड़ी सी कमी है हमारे पावर सिस्टम में कि हमारे अभी भी कन्वेंशनल हिटिंग करते हैं जो कि अब्दुल रज़ाक किया करते थे. अब वो वाला दौर नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि अब्दुल रज़ाक अच्छी नहीं करते थे, बस इस दौर में अब आप सिर्फ कन्वेंशनल हिटर होगे ना तो टीमें आपको पकड़ लेंगी. तो ये इन दोनों को, आसिफ अली और खुशदिल शाह दोनों को ये करना है कि अपनी गेम को एनहांस करे यार. जो नई स्किल्स बाकी के प्लेयर्स ने डेवलप कर रखी हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो अगर आप डेवलप कर लेंगे तो फिर आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा. तो अब आगे चलते हैं. यासिर भाई फिर क्या एक है और हमारे चीज पास? मैं सिर्फ अगर ऐड कर सकूं कि जी जी श्योर. एंटिसिपेशन गोज अ लॉन्ग वे एज वेल. ओह ठीक है यस ना, एब्सोल्युटली. आपको पता होना चाहिए कि फील्ड सेट आपके अगेंस्ट में क्या हो रही है, तो मोर देन लाइकली बॉलर आपको किस टाइप की बॉलिंग करने वाला है. कभी कभार ब्लफ हो जाता है, लेकिन मोर ऑफ्टन देन नॉट यू कैन टेल व्हिच लेंथ द बॉलर इज गोइंग टू बॉल. ठीक है ना, तो अगर एंटिसिपेशन भी हम करें तो फिर हम जो है वो जिस तरीके से आपने बड़े नाम लिए हैं कि उसके ऊपर जो है वो जा सकते हैं. लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स विद यू गोटा बी एबल टू रीड द गेम. हमने गेम अवेयरनेस की बहुत बात की हुई है, तो आसिफ हो चाहे खुशदिल हो, दूसरे हमारे पावर सो कॉल्ड पावर हिटर्स हो, इनको जो है वो एंटिसिपेशन करनी पड़ेगी. एब्सोल्युटली. जी यासिर भाई आगे बढ़िए जरा. गोल्ड कैटेगरी की तरफ हम जल्दी से पहुंच भी चुके हैं और अकील हुसैन इज द फर्स्ट वन, द लेफ्ट आर्म स्पिनर फ्रॉम वेस्ट इंडीज. ही कैन बैट लो डाउन द ऑर्डर एज वेल. इनकी रिप्लेसमेंट उन्होंने नहीं ली है, हालांकि ये भी शायद फुली अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज की भी कोई सीरीज है आई थिंक, क्योंकि वेस्ट इंडीज के काफी ज्यादा प्लेयर अवेलेबल नहीं होने वाले हैं. तो यासिर भाई वुड यू लाइक टू पुट सम लाइट ऑन अकील हुसैन? जी, वेरी वेरी हैंडी क्रिकेटर अकील हुसैन जो है, वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर, और उसके साथ जो उन्होंने अब लेटली अपनी हिटिंग कैपेबिलिटी जो है उसको भी काफ़ी इम्प्रूव किया है. एक्चुअली वाज अ गुड बैटर आल्सो, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी. लेकिन लेटली ही इज बीन स्कोरिंग सम वैल्यूएबल रन्स आल्सो लेट ऑर्डर में, मिडल लेट ऑर्डर में. तो अगेन वेरी वेरी गुड पिक. आई एम रियली हैप्पी कि जो अकील हुसैन को पिक किया गया मुल्तान सुल्तान में, और आई थिंक इट बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर हिम. और डेफिनेटली जिस तरह मुल्तान सुल्तान की, थोड़ी सी हम आगे बॉलर्स पे भी बात करेंगे, तो उनका जिस तरह का बॉलिंग कॉम्बिनेशन लग रहा है, अगर अकील हुसैन को मौका मिलता है, आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी गुड वैल्यू ऐड फॉर द मुल्तान. एब्सोल्युटली. अच्छा, मैं एक चीज सिर्फ ऐड करूंगा अकील हुसैन के ऊपर एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट प्लेयर. यार अकील हुसैन ना, जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अभी खेल रहे हैं ना क्रिकेट, जिसमें नवाज हो, सेंटनर हो, रविंद्र जडेजा हो, ऑल दीज लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, सबसे ज्यादा जो स्मार्ट बॉलर है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो यही है अकील हुसैन. थोड़ा सा अंडररेटेड है क्योंकि वेस्ट इंडीज से खेलता है तो इतनी ज्यादा क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं मिलती है, हालांकि लीग्स वगैरह तो ये खेल ही लेता है. और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स क्योंकि क्योंकि उनकी इतनी भरमार है, तो फिर इन इन बेचारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ना इतना ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता. लेकिन जब जब ये वेस्ट इंडीज के लिए खेला है ना, इसने ये प्रूव किया है हाउ स्किलफुल ही इज एंड हाउ स्मार्ट ही इज एज अ बॉलर. टर्न भी इसको मिलती है. बाबर को भी थोड़ा सा ये तंग करता रहा है जब वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान खेलते हैं. इज अ क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर, इज ऑर्थोडॉक्स, लेकिन इसके पास वैरायटी है. पेस को वेरी करता है, लेंथ को वेरी करता है, आर्म बॉल बड़ी अच्छी करता है. तो जो भी क्रीडेंशियल एक
आइडियल लेफ्ट आर्म स्पिनर में होने चाहिए फॉर दिस फॉर्मेट, वो इसमें भरपूर मौजूद हैं। एंड आज इज एन एक्सीलेंट फील्डर, और बैटिंग में नंबर अगर 8 के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर आता है तो ये चिप इन कर सकता है, बड़े-बड़े छक्के भी लगाता है। तो बड़ी ही एक शानदार पिक मैं तो कहूँगा, गोल्ड में वो भी यार, इज अ क्वालिटी ऑल राउंड क्रिकेटर जो कि इनको गोल्ड में मिल गया है। तो ये तो इट्स अ वेरी गुड बाय फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। जी, आगे नेक्स्ट पिक पे टिम डेविड, वेरी वेरी गुड नेम। और मुल्तान सुल्तान ने आई थिंक लास्ट ईयर उन्होंने जो लाहौर कलंदर से उनको पिक कर लिया था, तो इट वाज अ स्टील। सैल भाई, आप आई नो टिम डेविड के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक आपने जिस तरह कहा कि दैट वाज हिज कमिंग आउट पार्टी, यू नो, फॉर हिम लास्ट ईयर पीएसएल के अंदर उन्होंने अपने आप को प्रोमिनेंट, यू नो, सोल्यूशन जगह पे अपने आप को प्रूव करवाया, और फिर उनको ऑब्वियसली आईपीएल में भी जगह मिली, और फिर मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी रिप्रेजेंट किया इस वर्ल्ड कप के अंदर भी। तो यस, टिम डेविड इज नाउ इज बिकमिंग अ हाउस होल्ड नेम in franchise cricket, or he's a power player, obviously very smart, has all the shots in the book, has a really good temperament, shot selection भी मुझे इनकी बहुत पसंद है। और फिर जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि अगर आप एक एंडी फ्लावर जैसे कोच को इस टाइप का टॉय दे देते हैं तो फिर तो यू नो आई एम श्योर ही कैन गो प्लेसेस। और जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर भी देखा था, ही केम आउट ऑफ नोवेयर एंड टुक द लीग बाय स्टॉर्म, और फिर आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ही बिल्ड्स ऑफ ऑफ दैट। और इसी तरीके से मैंने जिस तरह पहले कहा कि you know they have the perfect setup, openers set the platform and make sure that these guys come and just blast away. So I'm expecting Tim David to come and dominate again, and he's that kind of a player. He's very smart, as I said, and intelligence goes a long way along with skills. So yeah, expecting big things from Tim David. जी, डेफिनेटली। और मैंने जो उसके स्टार्ट्स चेक किए थे, आई होप कि वो राइट हों। लेकिन ही हैज़ अ फिनोमिनल एवरेज ऑफ 41 इन पीएसएल सो फार विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 182। आई मीन दिस इज़ अ ड्रीम कॉम्बिनेशन फॉर टी20 क्रिकेट। तो आई होप कि टिम डेविड जो है वो ज़्यादा मैचेस के लिए अवेलेबल हो, और This is sky territory, right? Almost. एग्जैक्टली। जी, जहांगीर भाई, आपका फेवरेट शाहनवाज दहानी, वो भी गोल्ड कैटेगरी में है, और मुल्तान सुल्तान के साथ हैं काफी देर से, तो आप उस पर बात करना चाहेंगे यार दहानी के ऊपर? दानी बिल्कुल मेरा फेवरेट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आई रियली लाइक दहानी एज अ बॉलर। वो मुल्तान सुल्तान के लिए क्या करता है, ऑन एंड ऑफ करता रहता है अच्छा बुरा, लेकिन मैं उसकी मुझे क्यों पसंद है पहले मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं देखता हूँ किसी बॉलर में कि उसके फिगर्स क्या आए हैं उस मैच के बाद या उस टूर्नामेंट के बाद। आई लुक एट हिज एक्शन, हिज रिदम, हिज क्रेडेंशियल एज अ बॉलर। जो टेक्निकल साइड में ऑब्वियसली आई एम नॉट अ कोच, लेकिन जो मुझे बेहतर लगता है उस बॉलर में, एक तो उसका बड़ा स्मूथ रन अप है, वेरी वेरी स्मूथ एक्शन। अब अगर कोई मोहम्मद आसिफ, मुझे ऐसा लगता है, कुड बी रॉन्ग, मोहम्मद आसिफ के एक्शन के पाकिस्तान का बॉलर कोई क्लोजेस्ट है ना आफ्टर मोहम्मद आसिफ, तो वो ये है। इतना स्मूथ इसका एक्शन है, इतनी अच्छी इसकी रिलीज है, हाई आर्म है, सीम इसका अच्छा गिरता है, इसकी रिस्ट बॉल के पीछे रहती है। सिर्फ कमी किस चीज की है? कमी है गेम टाइम की। पाकिस्तान में जब इसने विकेट टेकिंग लीडिंग विकेट टेकर बन गया था ना पाकिस्तान सुपर लीग में पहले ही सीजन में आके, तो उससे पहले इसके पास पूरा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन लगा हुआ था, और उसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीजन के बाद पाकिस्तान ने इसको टेस्ट टीम में भी रख लिया था। हालाँकि ये आज आज तक टेस्ट क्रिकेट खेला नहीं है। जो पहली बार पाकिस्तान टीम में आया था, ये टेस्ट टीम में आया था, क्योंकि इसको उस नज़र में देखा जा रहा था कि एक आइडियल बॉलर है, रन अप, एक्शन, सीम पोज़ीशन, एवरीथिंग जो भी अभी मैंने मेंशन किया, वो सारी अच्छी थी, इसलिए टेस्ट में समझा जा रहा था कि ये बेहतर बॉलर होगा, लेकिन उसके बाद टी20 में इसको रख लिया गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि दानी क्यों उस लेवल के ऊपर नहीं गया जहाँ मैं इसको देखना चाहता था? वो प्योरली एक रीज़न है। वो ये है कि ये टीम के साथ ट्रैवल करता है पाकिस्तान के साथ, मैच इसको मिलते नहीं है। एक सीरीज़ में 1 मैच मिल गया, फिर 2 महीने के बाद अगली सीरीज़ में 1 मैच मिल गया, तो इसको गेम टाइम नहीं मिलता है। तो कोई भी बॉलर जब नेट में बॉलिंग करता है, वो अपने स्किल लेवल को एनहांस नहीं कर सकता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जब तक वो मैचेस नहीं खेलेगा, क्वालिटी के प्लेज़ के अगेंस्ट उसकी पिटाई नहीं लगेगी, बुरी बॉल करेगा तो चौका नहीं पड़ेगा, तो अगली बॉल फिर वो बेहतर नहीं करेगा। नेट में तो कई बार ऐसा होता है कि आपने ऑफ स्टंप के बाहर बॉल किया है, आपका एज लगा है, तो आप खुश हो जाओगे कि मैंने एज लगवा लिया बाबर आज़म का। लेकिन वही एज कीपर के दाएँ या बाएँ तरफ से जाके चौका भी हो सकता है। तो जब वो चौका लगता है मैच में, तो आपका जो बॉलिंग फिगर है वो खराब होते हैं, और फिर आप
रन जब लीक करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है। तो इसलिए गेम टाइम किसी भी बॉलर के लिए उसकी एक ट्रू क्रेडेंशियल्स और पोटेंशियल देखने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा मैसेज यही है पाकिस्तान टीम को कि खुदारा या तो इसको स्क्वाड में रखा ना करें, इसको आप एक एक तो आप इसका पूरा फर्स्ट क्लास का सीज़न ज़ाया कराते हैं। पिछले 2 सालों से ऐसा हुआ है कि कोई फर्स्ट क्लास की गेम इसको खेलने को नहीं मिली है। पाकिस्तान टीम के साथ रहता है और वहाँ पाकिस्तान के लिए भी खेलने को मौका नहीं मिलता है। तो फिर आप ऐसे बॉलर्स को डेवलप नहीं करते हो, उल्टा खराब करते हो। आई रेट शाहनवाज़ दानी वेरी, वेरी हाइली। ये जितने भी हमारे नए बॉलर्स आए हैं ना, इन सब में से मुझे जो बेहतर नज़र आता है एक्शन वाइज़ एंड स्किल वाइज़ वो शाहनवाज़ दानी ही है। लेकिन एज़ आई सेड अर्लियर मैं रिपीट करता जाऊँगा एक ही चीज़ को कि गेम टाइम इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट जो कि पाकिस्तान टीम में इसको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इसका ट्रू पोटेंशियल अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन मुल्तान के लिए दिस सीज़न ही इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट विद जॉश लिटल, क्योंकि इन दोनों के अलावा उनके पास कोई और क्वालिटी का बॉलर नहीं है। तो शाहनवाज़ दानी विल हैव टू स्टैंड अप एंड मेक श्योर कि ही विन गेम्स फॉर मुल्तान सुल्तान, जो कि इसके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फिर काम करेगा गोइंग फॉरवर्ड इनटू पाकिस्तान एज़ वेल। जी, वेरी वेल सेड। और धानी का थोड़ा-सा ये है कि इकोनॉमी रेट हमेशा ऑन द हायर साइड होता है, लेकिन वो आपको हमेशा विकेट लेके देता है। तो अगर आई थिंक रिजवान हैज़ यूज्ड हिम प्रीटी वेल लास्ट 2 सीज़न्स के अंदर, तो लेट्स होप कि वो थोड़ा-सा अपनी बॉलिंग पे भी वर्क करें और ज़रा बाउंड्री बॉल्स कम दें। बट अगेन आई टोटली एग्री, ही इज़ अ वैल्यूएबल बॉलर और थोड़ा-सा काफ़ी अक्लमंदी से बॉलिंग करता है, बस थोड़ा-सा आई थिंक वो जो बैट बॉल है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चलें अब आगे जल्दी से सिल्वर कैटेगरी की तरफ चलते हैं। उस्मान खान बहुत अभी उन्होंने रिसेंटली बीपीएल के अंदर बड़ी एक ज़बरदस्त सेंचुरी भी की थी और काफ़ी हैरानी की बात है कि बहुत से जो लोग हैं उनको पता ही नहीं था कि उस्मान खान एक पाकिस्तानी प्लेयर है। तो एक्चुअली काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं या किसी और टीम से आए हैं। तो देन सरप्राइजिंगली उस्मान खान ने पहले भी थोड़ा-सा खेला है पीएसएल के लिए। तो जहांगीर भाई आप कोई इस पे ऐड करना चाहते हैं उस्मान खान के बारे में? जी, जी, मैं उन पाकिस्तानियों में शामिल बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जिन्हें नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तानी हैं, मुझे पता है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेल चुके हैं। और अभी आई थिंक ज़्यादा ये अपनी लाइफ़ यूएई में ही गुज़ारते हैं, वहाँ क्लब क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। टी10 में भी हमें देखने को मिले थे, वहीं से ही इनकी फ़ॉर्म लगी थी बेसिकली, क्योंकि पिछले 1-2 सीज़न में कोयटा ने इनको पिक नहीं किया था। हालाँकि जब पिक किया था, तो इन्होंने अपने आई थिंक डेब्यू के ऊपर ही या पहले दूसरे मैच में ही एक बड़ी शानदार मैच विनिंग इनिंग्स भी खेल दी थी कोयटा के लिए, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कंसिस्टेंट ये नहीं रहे थे, तो उनको ड्रॉप करना पड़ा था। तो अब टी10 लीग अभी-अभी जो गुज़री है, उसमें इन्होंने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है, हार्ड हिटिंग की है, जिसकी वजह से इनको बीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और बीपीएल में जिस मैच में आज़म खान ने सेंचुरी बनाई थी, जिसके हमारे पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक हवा-सा बन गया था कि आज़म ने सेंचुरी बना दी है, उसी मैच में उस्मान खान ने सेंचुरी बनाई थी और उस्मान खान की टीम जीत गई थी मैच। आज़म खान की सेंचुरी लूजिंग कॉज़ में थी और उस्मान की सेंचुरी विनिंग कॉज़ में थी। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ बेटर देन आज़म खान, लेकिन उसको भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए था जितना कि आज़म खान को मिलता है। ही इज़ अ बेसिकली हार्ड हिटर राइट हैंडर बैट्समैन। तो अब देखने हैं कि मुल्तान की टीम में ये किस तरह से आके सेटल होते हैं। क्वालिटी तो इनमें है और जिस ब्रांड की क्रिकेट मुल्तान खेलते हैं और जिस तरह की उन्होंने टीम बना रखी है, उसके लिए ये आइडियल हो सकते हैं। लेकिन एक मैं चीज़ यहाँ पे ये कहूँगा कि यार इन्होंने जो गलती की है ना मेरी नज़र में, वो ये किया है कि सुहेब मकसूद एक तो मुल्तान का लोकल प्लेयर है। दूसरा, जब ये टाइटल इन्होंने जो विन किया है, उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुहेब मकसूद था। उसे अगले ही सीज़न में थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंसेज़ उसकी नीचे हुई और इसी कैटेगरी में वो भी इनको मिल सकता था। सिल्वर कैटेगरी में ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सुहेब मकसूद को उठाया है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो सिल्वर कैटेगरी में जो इन्होंने प्लेयर्स उठाए हैं ना, समीन गुल हो गया, उस्मान हो गया, सरवर अफरीदी के ऊपर हमने अभी बात करनी है। अ, इन प्लेयर से आगे इनको लॉयल्टी को देखते हुए शोएब मकसूद को रखना चाहिए था, क्योंकि वो इन प्लेयर से बड़ा प्लेयर परफॉर्मर है, उसने आपको टाइटल जितवा रखा था। तो थोड़ी-सी लॉयल्टी का फैक्टर यहाँ पे आई थिंक नज़र नहीं आया मुल्तान सुल्तान की तरफ से, क्योंकि इन प्लेयर से मुझे लगता है कि शोएब मकसूद का पहले नंबर बनता था कि उसको आप सिल्वर कैटेगरी में ही उठा लेते, ताकि आपका एक वो जो एक मैच विनर था जो था वो आपके साथ कंटिन्यू करता। या तो हो ना कि आपने उससे बेहतर कुछ प्लेयर लेके आ गए। तो वो भी आप नहीं लेके आए हो, लेकिन I'm not taking anything away from उस्मान खान या सरवर अफरीदी, यास्मीन गुल और एनीवन। इट्स जस्ट दैट द लॉयल्टी फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी, वेरी वेल सेड। आगे मूव करते हैं। उसामा मीर सैल भाई, अभी आपने रिसेंटली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई में देखा उनको। पहले 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। थोड़ा-सा पिच में भी हेल्पफुल हेल्पफुल थी उनके लिए। तीसरे मैच में थोड़ी मार पड़ी।
but how do you see Osama Mir pick for Multan Sultans? I think Osama Mir is a solid pick. ठीक है ना, जिस तरीके से हमने बात करेंगे कि आदिल रशीद भी जो है वो इनके पास अभी अवेलेबिलिटी इनकी ज़रा कम है, तो आई थिंक दे आर बैंकिंग ऑन कि ओसामा मीर डज द जॉब विद द बॉल ऑब्वियसली इन द मिडल ओवर्स. ओसामा मीर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ही इज़ अ वेरी टॉल बॉलर. ठीक है, और जब टॉल बॉलर होता है तो उसे नेचुरली थोड़ा बाउंस मिलता है. और फिर एक और चीज़ जो मैंने थोड़ा सा नोट किया है इनके अंदर कि ये अपनी लेग स्पिन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं वर्सेस ओवर डूइंग हिज गूगली. ठीक है ना, so that is a very good trait for a leg spinner कि you have control over your leg spin and you're not over relying on your googlies. Your googly always has to be more like a surprise option versus your conventional option. तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ओसामा मीर is a solid pick और उनके पास जो है वो मौका है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं. जिस तरीके से आपने कहा कि पिच वॉज हेल्पफुल इन द फर्स्ट 2 गेम्स और उन्होंने जो है वो फ़ायदा उसका उठाया था, लेकिन आई थिंक थर्ड मैच के अंदर थोड़ा सा उनकी लेंथ और लाइन जो थोड़ी वो वेवर्ड थी. तो आई थिंक ही इज गोना हैव गुड गेम टाइम ओवर हियर. आई थिंक इज गोना प्ले एवरी मैच, ही शुड प्ले एवरी मैच और फिर आराम से ही कैन एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ फ्रंट लाइन बॉलर. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट हिम and he's got all the tools to become a good spinner. जी, वेरी वेल सेड. आगे मूव करते हैं. आप बात कर रहे थे जहांगीर भाई समीन गुल की, अगेन अ वेरी प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर. तो समीन गुल के बारे में आप कुछ बात करना चाहें? जी, बिल्कुल, समीन गुल भी पहले खेल चुके हैं, पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल चुके हैं, इमर्जिंग प्लेयर उनके थे एक टाइम के ऊपर। फिर कई बार थोड़ा-सा इमर्जिंग प्लेयर के साथ ऐसा होता है कि जब वो उनकी कैटेगरी अपग्रेड होती है, वो सिल्वर में आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इमर्जिंग का तो ये है कि टीम की मजबूरी होती है, खिलाना ही खिलाना है, अच्छा है या बुरा है। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा ये पूरा नहीं उतर पाए थे। ही इज़ बेसिकली अ स्विंग बॉलर जो कि 130-135 के अराउंड का पेस है इनका, लेकिन ये हेवीली रिलाई करते हैं अपनी स्विंग के ऊपर। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान में स्विंग वाली पिचेज़ बनने वाली हैं जिसके ऊपर ये फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं? क्योंकि इनकी पेस इतनी नहीं है, डेथ ओवर में ये बॉलिंग नहीं कर पाते हैं। तो ही इज़ बेसिकली अ रेड बॉल बॉलर टू मी जो कि प्योरली स्विंग के ऊपर मेनली इन स्विंग ही करते हैं ये ज़्यादा। लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा कि ये इनकी टीम में जगह कैसे बनेगी क्योंकि इनके पास जॉश लिटल प्लैटिनम में है, उनको ये पहले पिक करेंगे, फिर शाहनवाज़ दानी भी हैं, फिर इनका जो इमर्जिंग प्लेयर है, वो भी इन्होंने एक खिलाना है, वो दोनों फास्ट बॉलर्स हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इनकी जगह बनेगी प्लेइंग 11 में। ही कैन बी अ गुड प्लेयर ऑन द बेंच कि अगर एज़ अ बैकअप इन्होंने किसी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शाहनवाज़ दानी अच्छी फ़ॉर्म में नहीं है, तो उसकी जगह के ऊपर इसको खिला सकते हैं। लेकिन एज़ आई सेड अर्लियर ही इज़ मेनली अ न्यू बॉल बॉलर जो कि स्विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन डेथ ओवर में बॉलिंग अगर ये खेलेंगे, जॉश लिटल भी खेलेंगे तो फिर डेथ ओवर की बॉलिंग थोड़ी-सी इनके लिए वरी हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद इन्होंने बेंच के ऊपर बिठाने के लिए इनको लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको ये अच्छा प्लेयर नहीं मानता हूँ, मेरे पीछे कोई ना पड़े। ही इज़ अ गुड प्लेयर लेकिन ही इज़ मोर ऑफ अ रेड बॉल क्रिकेटर। जी, और काइंडली आप जल्दी से जहांगीर भाई सरवर अफरीदी की भी बात कर रहे थे, तो लुक्स लाइक अ लेट स्टार्ट टू हिज करियर, लेकिन आप उनके बारे में कुछ बात करें, सरवर जी, अफरीदी की जी, जो पिक की है? सर्वर अफरीदी इज़ बेसिकली बैटिंग ऑल-राउंडर फ्रॉम केपी। तो इनके जो असिस्टेंट कोच है अब्दुल रहमान उनका रोल यहाँ पे आ जाता है। उन्होंने इनमें क्रेडेंशियल्स देखी होगी, ही इज़ अ हार्ड हिटर एज़ वेल। ही कैन बॉल फ्यू चीप ओवर्स। हम पीएसएल में कितने चीप होते हैं ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन एज़ आई सेड अर्लियर अगर सिल्वर में आपने सर्वर अफरीदी को ही लेना है, जो कि एक अननोन प्लेयर है जिसने पीएसएल कभी नहीं खेली है। ही मस्ट बी अ वेरी, वेरी गुड प्लेयर। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ अ बैड प्लेयर। He is a very good player. I've seen him in the National T20 Cup and in domestic as well. He can hit the ball hard. He can bat anywhere in the batting order. He can bowl few overs. He must be a good fielder क्योंकि केपी के सारे ही अच्छे फील्डर होते हैं। लेकिन why not सोहेब मकसूद? ये मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अगर सरवर अफरीदी, अगर उस्मान खान सिल्वर कैटेगरी में आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट सोहेब मकसूद जो कि आपके लिए एक टूर्नामेंट जितवाने वाले सीज़न में आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। तो मेरा तो क्वेश्चन वो रहेगा। ये क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि मैं उस्मान खान को या सरवर अफरीदी को बुरा प्लेयर समझता हूँ। बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ, ये यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर्स तो नहीं है लेकिन नए हैं, तो इनको अगर मौका मिलेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अगर ये मुल्तान के लिए खेलते हैं और अपने आप को मनवाते हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अगेन लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो सोहेब मकसूद के मामले में नहीं दिखाई गई है। ये मेरा थोड़ा-सा एतराज़ है। आई थिंक चल मुझे लगता है कि शोएब मकसूद को एक
ना लेने का रीज़न ये भी हो सकता है कि क्या कैटेगरी में वो ले सकते थे उनको सिल्वर में, लेकिन आई थिंक गेम टाइम शायद वो स्ट्रगल करते हैं कंसिस्टेंटली लेने के लिए, और उनकी इंजरी का भी एक फैक्टर रहा है। तो हो सकता है शोएब ने कह दिया हो कि इफ़ यू आर गोना पिक मी, आई वुड लाइक टू प्ले इन द फर्स्ट 11 वर्सेस जस्ट राइड द बेंच। जिनके आपने नाम लिए हैं, हो सकता है कि आई डोंट नो इफ दे आर गोना फाइंड अ प्लेस, जिस तरह हमने देखा है कि रायली रूसो हैं, इनके पास खुशदिल हैं, फिर मिलर हैं, पोलार्ड भी शायद फर्स्ट 11 में जगह ना बना पाएँ, टिम डेविड हैं। तो शायद मुझे लगता है कि एक रिस्पेक्ट फैक्टर भी है कि इतने प्रोमिनेंट नाम को अगर हम लेते हैं, जिन्होंने जिस तरह आपने कहा पीएसएल 2 साल पहले जिताया था, ही वाज़ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और अब उनकी फॉर्म नहीं है या फिटनेस के भी मसले हैं, तो सो वर्सेस प्लेइंग टाइम वर्सेस राइडिंग द बेंच, माय 2 सेंट्स ऑन दैट। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं वन्स अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई माय सेल्फ, सरवर अफरीदी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर वो उनको मौका मिलता है खेलने का, मेनली उनको लोअर ऑर्डर में ही खेलने का मौका मिलेगा, वो ही 5-6 के ऊपर। अगर मौका मिलता है तो ही कैन प्रूव टू बी अ मैच विनर, ही कैन हिट द बॉल हार्ड, ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। मैं तो सिर्फ़ वो दूसरे वाले फैक्टर की बात कर रहा था, इससे क्वालिटी सरवर अफरीदी की एज़ अ प्लेयर में कोई कमी नहीं है, ही इज़ अ गुड प्लेयर। अगर उसको मौका मिलता है तो दुआ, उम्मीद और तवक्को है कि वो अच्छा इनके लिए भी करे, ताकि पाकिस्तान को एक और नया सितारा मिले। चलें शोएब मकसूद, अगर आप सुन रहे हैं तो मेक श्योर कि जहांगीर भाई को पैसे पहुँच जाएँ उनके अकाउंट के अंदर। तो चलें सैल भाई, अनवर अली पे बात कर लें ताकि हम सिल्वर को रैप अप करें। उसके बाद इमर्जिंग पे यार रिक्वेस्ट जहांगीर भाई अगेन कि वो अपने फीडबैक दें। तो अनवर अली अनदर स्टार जिसका बहुत कमाल किस्म का स्टार्ट हुआ था करियर का अंडर 19 वर्ल्ड कप में, हम सब ने उसकी परफॉर्मेंस देखी। बट उसके बाद जो उसका बॉलिंग एक्शन रिवैम्प होने के बाद बिल्कुल ही जस्ट का बिकम अ स्लॉगर नाउ, और बॉलिंग तो बिल्कुल भी उसकी खत्म हो गई हुई है। तो हाउ डू यू सी अनवर अली मूविंग टू मुल्तान सुल्तान? बेसिकली कोयटा के साथ वो खेलते रहे हैं काफी देर। Exactly that, what you said. He's a good bench guy. He's a good locker room player. He's a good person to have in your camp. A good professional player for youngsters to follow. क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि youngsters जो स्पेशली इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर, वो इनके साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ, तो वो उनसे सीखते हैं कि गेम प्रेपरेशन किस तरह होती है, आपको किस तरीके से जो है वो गेम प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी होती है। तो यस, जिस तरह आपने कहा कि ही इज predominantly a lower order hitter now who bowls slightly, and he's a tremendous fielder, still is a really good fielder. So yes, he might be coming in as a 12th man or a 13th man if need be for fielding purposes, और अगर कोई मेजर इंजरीज होती हैं तो शायद वो खेलें। Otherwise, he's a good guy to have in your camp who can lead the way for the youngsters. चलें, हमने इसके साथ ही सिल्वर को रैप अप किया। अब जहांगीर भाई आप इमर्जिंग पे बात कर लें, अगर और सप्लीमेंट्री में भी आपके आई नो 2-3 बड़े फेवरेट प्लेयर्स हैं, तो अगर आप उनके सारे ही ऊपर मेरे भी जल्दी फेवरेट से है बात यार। कर लें। पाकिस्तान का हर खिलाड़ी मेरा फेवरेट खिलाड़ी है, ये आप लोग जानते हैं। और मैं स्पेसर मेरा में ख्याल है जितना इस जितना वीडियो के मैं बाद डिफेंड आपको काफी पैसे पहुंच जाएंगे बैंक अकाउंट जित के अंदर, तो आप जितना स्पेस में मैं जो बात करते हैं वो करें ना यहाँ पर। स्पेसर में जितना मैं डिफेंड करता हूँ ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई भी नहीं करता है। अच्छा, अब्बास अफरीदी इज ए फास्ट बॉलर, उमर गुल के नेफ्यू हैं ये। पहले भी मुल्तान सुल्तान का हिस्सा रहे हैं, खेल भी चुके हैं उनके लिए, लेट ऑर्डर में आके हिटिंग भी कर सकते हैं। ही कुड बी एन आइडियल इमर्जिंग प्लेयर। इतनी ज्यादा पेस तो इनकी नहीं है, लेकिन अपनी वेरिएशन भी ये करते हैं, स्लो वन भी इनका अच्छा है। एज ए पैकेज अगर ऑलराउंड क्रिकेटर को अगर देखा जाए ना, वो नंबर 8 की पोजीशन के लिए, जहाँ पे आपको चाहिए कि एक बॉलर ऐसा हो जो कि हम मोहम्मद वसीम जूनियर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स एज वेल, जो कि लेट ऑर्डर में आके हिटिंग भी करते हैं और बॉलर भी अच्छे हैं। इन्होंने खेला है पहले भी मुल्तान सुल्तान के लिए भी, पिछले सीजन में भी इनके साथ थे, तो इन्होंने रिटेन किया था उसको। एहसान उल्लाह जो है, ये अभी पाकिस्तान के स्क्वाड में भी पिक हुए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बिकॉज़ इसका ये भी पिछले साल थे मुल्तान सुल्तान के साथ, 1-2 गेम इन्होंने खेली भी थी। लेकिन क्योंकि इमर्जिंग था तो पूरे ओवर ये नहीं कर पा रहा था पिछले सीजन में, क्योंकि नया था। अब इस बार इसने पूरा सीजन खेला है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का, स्पेशली जो वनडे कप अभी-अभी फिनिश हुआ है न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले, उसमें उसामा मीर के बाद ही वाज़ द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, और फास्ट बॉलर्स में से सबसे ज़्यादा इसी ने ही आउट किए थे। ही इज़ अ टॉल फास्ट बॉलर, पेस भी है इसकी, एक्स्ट्रा बाउंस इसको मिलता है, इसीलिए ही ये पाकिस्तान के स्क्वाड में भी आ गया था। तो अब इस इन दोनों में से टाई रहेगी कि कौन खेलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि एहसान उल्लाह के साथ ही ये जाएँगे, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पेस भी है एंड इज़ अ बिट डिफरेंट, कि एक्स्ट्रा बाउंस उसको मिलता है, एक्स्ट्रा पेस मिलता है। तो ये दोनों ही क्वालिटी के बॉलर्स हैं। इनमें से किसी को भी खिलाएँगे तो उनको
बेसिकली हाइड नहीं करना पड़ेगा कि इसके ऊपर हाइड कर लें. दे बोथ आर गुड इनफ टू बॉल देयर 4 ओवर्स. जी वेरी वेल सेड. सप्लीमेंट्री कैटेगरी की तरफ चले जाते हैं. अरफात मिनाज, अगेन जहांगीर भाई आपकी तरफ ही जाऊंगा क्योंकि आई नो यू लव हिम वेरी मच एज वेल. पीजीएल के अंदर काफी काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही थी उनकी, स्पेशली वो गवादर शार्क्स के कैप्टन थे और इन द एंड टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी सेलेक्ट हुए. तो हाउ डू यू सी अरफात मिनाज? देखिए, मुझे पहले नंबर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि इसको इन्होंने पिक किया है. इसको खेलने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, वो एक सेकेंडरी चीज़. एक यंग टैलेंट, ये है भी सदर्न पंजाब से ही है, क्योंकि अभी डोमेस्टिक में भी सदर्न पंजाब की टीम से खेले थे और वनडे के डेब्यू के ऊपर ही शायद इन्होंने एक बड़ी आला मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी थी. साथ में ये लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है. और जैसे हमने पीजीएल में देखा था, वहाँ बड़ी शानदार इनिंग्स इन्होंने खेली अपनी टीम के लिए. फिर बांग्लादेश की अंडर 19 टीम पाकिस्तान आई थी अभी रिसेंटली, उसमें भी ही वाज, आई थिंक ही वाज द ओनली प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा था उस सीरीज में, जो कि हमने वनडे की हार गए थे और टी20 की हमने बराबर कर ली थी. लेकिन ही वाज द ओनली शाइनिंग लाइट इन दैट अंडर 19 टीम. मैं आई रेट दिस गाय वेरी वेरी हाईली. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये काली पाकिस्तान टीम में आ जाए. इसका एक प्रोसेस है, उसको ये फॉलो करना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए. लेकिन यहाँ से ये जो एक्सपीरियंस गेन करके जाएगा ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा. अगर बीच में से हो सकता है कि इसको कुछ गेमें मिल भी जाएं, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और साथ में नंबर 5, 6 या 7 के ऊपर ही ये हार्ड हिटिंग बैटिंग भी कर सकता है. तो मुझे ये लगता है कि जितना इसमें टैलेंट है, गोइंग फॉरवर्ड अगले 2-3 सालों के बाद अगर अपने आप को ये सही डेवलप कर लेता है, तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक आइडियल प्लेयर हो सकता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में. इज वेरी वेरी हाईली टैलेंटेड. जी वेरी वेल सेड. बेस्ट विशेस फॉर अरफात मिनाज. सैल भाई, आदिल रशीद, आई वेरी वेरी प्रॉमिसिंग और वेरी वेरी गुड लेग स्पिनर. एक्चुअली आई वुड नॉट से प्रॉमिसिंग. तो फुल सीजन के लिए शायद वो अवेलेबल यार नहीं है जिस वजह 2009 से प्रॉमिस कर रहा है वो. अभी 2023 आ गया, अभी आके उसने अपने पैरों के ऊपर पूरी तरह से खड़ा हुआ है. बेचारे, इतने मौके मिले थे इसको भी खेलने के लिए इंग्लैंड के लिए, बट ही इज नॉट अवेलेबल बेसिकली. तो उसकी जगह के ऊपर सैल भाई वेन पार्नेल को इन्होंने रिप्लेस कर लिया विद आदिल रशीद. या आई थिंक हमने इसकी पिछली वीडियो में भी बात की थी. तो आई वुड जस्ट से कि पार्नेल इज ऑब्वियसली अ गुड निच प्लेयर. उन्होंने उनको अपनी लिमिटेशंस पता है. ही इज नॉट एक्सप्रेस बाय एनी इमेजिनेशन स्ट्रेच इमेजिनेशन एज ही वाज बिफोर. तो ही नोज कि उन्हें नया बॉल मिलता है और वो ही ट्राइज टू यूज द न्यू बॉल टू हिज एडवांटेज. एंड ही हैज डेवलप्ड दिस इन डिपर, जो हम कहते हैं राइट हैंडर को, to bring the ball back in to the right-handers. That could be really good with the new ball. तो he knows how to bowl within himself in the power play और lower order hitting भी ये कर लेते हैं. तो he's a solid player. I don't know if he's going to play in the first 11. मुझे नहीं लगता कि वो पहले 11 में इनको खिलाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो फॉरेनर्स हैं इनके पास. लेकिन a good guy to have on the bench अगर किसी को इंजरी हो जाती है या फिर अगर इन्हें लिटिल को रिप्लेस करना होता है फॉर फॉर्म और व्हाटएवर द केस में भी. तो आई थिंक अ गुड बैकअप, बट नॉनदलेस a solid player. और पावर हाउस कैरन पोलार्ड के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सैल भाई? नो के मतलब हिज गुड डेज आर ओवर, बट स्टिल यू सी हिम कि ही हैज दैट स्पिरिट टू प्ले, या उसको 11 में जगह बनती है उसकी? Yeah, I think जिस तरह हमने बात की कि शायद पॉलार्ड might be on the outside looking in. इसका मतलब ये होता है कि शायद उनको फर्स्ट 11 में शायद जगह ना मिले, बिकॉज जिस तरीके से टिम डेविड हैं, रायली रूसो हैं, जॉश लिटिल विल हैव टू प्ले एज अ फ्रंट लाइन बॉलर, और फिर द ग्रेट डेविड मिलर भी हैं. तो ये चार तो मुझे लगता है कि दे विल प्ले, they will start in the first 11. लेकिन I would never write Kieron Pollard out because he's a champion player. उन्होंने मुंबई इंडियंस को सिंगल हैंडेडली कैरी किया है फॉर सीजन्स एंड सीजन्स. और फिर जिस तरीके से वो फील्डर भी हैं, ही कैन चेंज द गेम ऑन इट्स हेड जस्ट बाय हिज फील्डिंग. हमने देखा है अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कैच लिया था लीग क्रिकेट के अंदर. तो यस, ही इज अ पावर प्लेयर. और I know, like you said, the best days are definitely behind him, but I have learned my lesson to rule out or write off a champion player. So yes, Kieron Pollard जो है वो I hope कि इनको मौका मिले खेलने का, और he somehow fits into the team, and I will be excited to watch him. जी जहांगीर भाई, एक और फेवरेट आपके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अमाद बट. ये तो मेरे फेवरेट हैं बिल्कुल. अच्छा, ये इससे आने से पहले मैं कारण पोलार्ड के ऊपर I just wanted to
से समथिंग। एक तो अभी उन्होंने आईआईएल टी20 में बड़ी अच्छी एक इनिंग्स भी खेली है, बड़े छक्के चौके उन्होंने मारे हैं, वहां पे तो फॉर्म थोड़ी सी दिखाई है। उसी के बाद ही मुल्तान सुल्तान ने उनको पिक किया है, और एक बड़ा अच्छा शानदार कैच भी किया था जो बड़ा वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। तो उन्होंने शो किया है कि मैं अभी जवान हूँ। इन्होंने पिक क्यों किया है उसका रीजन मुझे जो लगता है वो ये है, क्योंकि डेविड मिलर ऑब्वियसली इज नॉट गोना बी फुली अवेलेबल। या यासिर भाई जो शुरू में आपने बात की थी कि उसके ऊपर अलग रिप्लेसमेंट उन्होंने लेग स्पिनर लिया है, लेकिन उनको पता था कि डेविड मिलर इज नॉट गोना बी फुली अवेलेबल। एंड टिम डेविड के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हैं शायद कि वो भी फुली अवेलेबल शायद नहीं होंगे, सारे गेम्स नहीं खेलेंगे। तो अगर ये दोनों सारी गेम्स नहीं खेलते हैं तो फिर इनके पास एक ऐसा क्वालिटी का एक और फिनिशर होगा जो इनकी जगह को फिल अप कर देगा। तो एक आइडियल रिप्लेसमेंट इन्होंने पिक की है। अगर वो दोनों में से कोई भी अवेलेबल जिस गेम पे के लिए भी नहीं होगा तो ये होंगे, और साथ में फिर खुशदिल शाह भी होंगे, और नीचे अमाद भट्ट वगैरह अनवर अली अगर खेलते हैं तो वो कवर अप कर लेंगे मिलर और टिम डेविड की पोजीशन जो खाली होगी। तो इसलिए इनको पिक किया। तो अमाद भट्ट की आपने बात किया, अमाद भट्ट यार पहले भी खेल चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी खेले हैं, फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेले हैं, लेकिन अपनी जगह सीमेंट उन्होंने नहीं की है। जितना उनमें टैलेंट है, कभी भी उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक। डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा करते हैं। इस साल पाकिस्तान कप उनका बहुत ही शानदार गया है, जिसमें बलूचिस्तान के लिए बड़ी शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली विद द बैट। अपनी पहली लिस्ट की सेंचुरी भी उन्होंने बनाई। जो 6 हिटिंग एबिलिटी है ना, वो पाकिस्तान के लोअर जितने भी बैट्समैन हैं ना, उनमें जैसे आसिफ अली, खुशदिल शाह और ये वाले जो है ना, उतनी ही 6 हिटिंग एबिलिटी अमाद भट्ट में भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको कभी भी पाकिस्तान सुपर लीग में एज एन ऑलराउंडर खेलने का मौका नहीं मिलता है। ये जब भी खेलते हैं एज ए बॉलर खेलते हैं, और बैटिंग वही नंबर 8-9 के ऊपर इनकी आती है। तो अगर फॉर पाकिस्तान से एक आउट से कि अगर पाकिस्तान को एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर जिसकी हम हमेशा बात करते हैं वो चाहिए है ना, तो फिर अम्माद भट्ट को अगर एक पूरा सीजन मिलता है नंबर 7 के ऊपर, जहां उनके ऊपर ये प्रेशर हो गया आपने बैटिंग के साथ भी हमें मैचेस जितवाने हैं। अगर बॉलिंग में पिटाई लग भी जाती है, इट डजंट मैटर, आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है कि आप बैटिंग के साथ हमें गेम फिनिश करके भी दोगे। तो जो इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो हमने बनाने की कोशिश भी किया, जो प्लेइंग 11 हमने कोशिश किया बनाने की, वो भी आपको दिखाने वाले हैं हम। तो उसमें देखते हुए इनकी टीम में जगह बनती है टू हैव दोज़ 5 फास्ट बॉलर्स इन द प्लेइंग 11। अगर ये खेलेंगे तो तभी उनके 5 फास्ट बॉलर्स बनेंगे। तो अगर उनको नंबर 7 के ऊपर खेलने का कंसिस्टेंटली मौका मिलता है, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर मुझे एक फर्म बिलीव है कि वो एक तो मुल्तान सुल्तान को मैचेस भी जितवा सकते हैं, क्योंकि इतनी एबिलिटी उनमें है, उनकी बॉलिंग में भी, उनकी बैटिंग में भी, और ही इज़ एन एक्सीलेंट फील्डर एज़ वेल एंड इज़ सुपर फिट। तो बैटिंग में जो हिटिंग वाला एक ऑलराउंडर, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, वो हमें मिल सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट अगेन, कि गेम टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। आप किसी भी प्लेयर को एक गेम खिला के दूसरी में बाहर बैठा के ये जज नहीं कर सकते हो कि वो कितना अच्छा प्लेयर है, जब तक उसको उसका जो रोल डोमेस्टिक में वो प्ले करता है, उसको यहाँ भी प्ले अगर करने दिया जाए, then I'm sure कि अमाद भट्ट can cement his place in Multan Sultan, and he can be a future prospect for Pakistan team as well. अच्छा, ये जी टीम वेरी की जी, टीम के बारे में थोड़ा बताइए यासिर भाई। जी वही मैं कह रहा था कि वीडियो काफी ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो हम जल्दी से रैप अप करते हैं बेस्ड ऑन और डिस्कशन बिफोर द वीडियो। तो हम लोगों ने एक बेस्ट प्लेइंग 11 उतारने की कोशिश की है। तो जहांगीर भाई, योर थॉट्स के व्हाई डिड यू पिक दिस प्लेइंग 11? अच्छा, मैं जल्दी से यार बिल्कुल प्लेइंग 11 ये हम सबने मिलके बनाई है। इट कैन बी चेंज्ड एज़ वेल। ये ज़रूरी नहीं है कि यही टीम यही होगी, ये हमारी सोच ऐसी है। क्योंकि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का हमें नहीं पता होता है। हमें नहीं पता कौन-सा प्लेयर किस गेम के लिए अवेलेबल होने वाला है। एंड ऑब्वियसली 20 प्लेयर्स होंगे तो उसमें आप कॉम्बिनेशन डिफरेंट खिला सकते हो। लेकिन जो स्टार्टिंग 11 में जो इनका राइट बैलेंस इनकी रोस्टर को देखते हुए बनता है ना, वो यही बन रहा है कि आपके रिजवान और शान ऑब्वियसली दे गोना ओपन। हैदर अदर ने क्लियरली बोल दिया था कि वो ओपन ही करेंगे इन इन स्पेस। देन रायली रोसो इतनी ज्यादा गेम्स इनको जितवा चुके हैं नंबर 3 के ऊपर, ऑब्वियसली इज गोना be the mainstay in the batting again. David Miller and Tim David, two exciting players. Obviously इनको अगर लिया है तो बैंक के ऊपर तो नहीं बैठाएंगे। अगर ये दोनों इकट्ठे खेलते हैं तो ये भी एक्साइट होगी देखने के लिए कि रोसो, मिलर, टिम डेविड एंड खुशदिल शाह, यार इससे ज्यादा पावरफुल बैटिंग ऑर्डर इनका क्या हो सकता है। फिर ऑब्वियसली खुशदिल शाह पाकिस्तान के लिए बेशक ना खेलें, जितना मर्जी हम उनको पर्ची पर्ची कह लें, लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए वो मैचेस जितवाते हैं। और हमारे मैं ये साल भाई आपको नहीं छेड़ रहा हूँ, लेकिन वो हमारे जो टी20 की
दुनिया के बेस्ट डेथ बॉलर जिनको हम कहते हैं ना, ये उनकी पिटाई लगाते हैं। उसके बाद अमाद बट को हमने नंबर 7 के ऊपर रखा है। एज आई सेड अर्लियर, इतना ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया है कि ही इज़ गुड इनफ टू बैटर नंबर 7 इन एनी टी20 टीम। क्योंकि अगर इनको 7 के ऊपर नहीं रखेंगे, अगर बैटिंग को लंबा करेंगे तो फिर इनकी बॉलिंग वीक हो जाएगी, जो कि पहले ही वीक है। तो नंबर 8 के ऊपर उसामा मीर, फिर शाहनवाज दानी, फिर जॉश लिटल जो कि प्लैटिनम में इन्होंने खरीदा है। अगर प्लैटिनम में खरीदा है तो बेंच के ऊपर तो नहीं बैठेगा, वो खेलेगा। और फिर इमर्जिंग में हमने रखा है एहसान उल्लाह को। तो ये इनके रोस्टर में देखते हुए मुझे ये लगता है, हम तीनों को ये लगता है कि ये एक आइडियल टीम बनती है। आप लोग जो देखने वाले हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी नज़र में इनका राइट बैलेंस क्या बनता है, इनको किस प्लेइंग 11 में के साथ इनको जाना चाहिए। तो ओवरऑल स्क्वाड को देखते हुए फाइनल एक-एक आप अपना-अपना दे दें कि क्या आपको लगता है कि कहाँ ये स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ वीक हैं और किस चीज़ के ऊपर कड़ी नज़र रहेगी इनकी? आई सैल थिंक भाई? मेरे ख्याल से बॉलिंग इज वीक। अगर आप फिर से लगा सकें तो मुझे लगता है कि बॉलिंग जो है वो थोड़ी वीक है, लेकिन इट ऑल्स गोना डिपेंड ऑन शाहनवाज धानी फॉर मी। जिस तरीके से आपने कहा जॉश लिटल इज अ सॉलिड पिक, इन्होंने प्लेटिनम में लिया हुआ है, और ओसामा मीर भी जो है वो स्पिनर हैं जो कि ही शुड बी एबल टू कंट्रोल हिज बॉलिंग। लेकिन शाहनवाज दानी, इफ वी सी द वर्जन ऑफ 2 years ago when he was bowling at mid 145 at ease, और जिस तरीके से जहांगीर भाई ने भी एक्सप्लेन किया कि हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ रियली गुड बॉलर, और उनको पाकिस्तान ने ना खिलाकर बहुत बड़ी गलती की थी मेरे ख्याल से 2 साल से। लेकिन अभी लास्ट ईयर ही वाज कम्प्लीटली ऑफ कलर, उनकी पेस भी जो है वो जा चुकी थी। 131 132 के बॉलर्स जो है वो, अनलेस के यू हैव रियली गुड कंट्रोल एंड यू कैन स्विंग द बॉल, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो इफ ही कैन रीगेन हिज स्पेस बैक, फॉर मी ही इज गोइंग टू बी द एक्स फैक्टर, and he will determine where Multan Sultans go, because they have everything else covered. और जिस तरीके से आपने कहा एहसानुल्लाह भी एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है, अगर वो भी अपने आप को प्रूव कर सके, लेकिन फॉर मी शाहनवाज दानी विल बी द एक्स फैक्टर। जी, जी, आसिफ भाई क्विकली कुछ ऐड आपने आई करेंगे आप? थिंक बॉलिंग वीकनेस आपने काफ़ी अच्छी तरह कैप्चर कर ली है सैल भाई। मेरे ख्याल से अगेन दे विल रिलाई मोस्टली ऑन मोहम्मद रिजवान एंड शान मसूद टू प्ले मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स, ताकि फिर बाद में जो फिनिशर्स हैं या मिडल ऑर्डर है वो आगे तेजी से स्कोर कर सके। द ओनली चैलेंज आई सी इज कि मिडल के अंदर कोई एंकर नहीं है इनके। अगेन मैनी पीपल कैन डिसएग्री दैट वी नीड दैट मेनी एंकर्स इन टी20 क्रिकेट, लेकिन अगर रिजवान और शान मसूद जल्दी आउट हो जाते हैं पावर प्ले के अंदर ही, तो देन आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि कौन उनकी इनिंग को होल्ड करता है। तो मेरे ख्याल से वो एक जो मिडल ऑर्डर में एक शायद बैटर उनको उस तरह का चाहिए जो कि इनिंग को लेके एंड तक चल सके। बाकी शान मसूद की अभी शादी भी हुई है, हमारे प्लेयर्स अक्सर फारिग भी हो जाते हैं शादी के बाद, तो लेट्स सी हाउ ही विल परफॉर्म इन दिस पीएसएल। जी, जी, बिल्कुल। यार फाइनल यही पॉइंट है इनकी टीम के ऊपर कि ये अगर 200 बनाएँगे ना तो 200 खाएँगे भी। तो चलें यार, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप जो भाई गिने-चुने हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो देख के हमें बता दिया करें कि हमने कैसा काम किया है, कोई गलती हो तो उसकी इस्लाह भी कर सकते हैं। और ह साथ-साथ हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। तो बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए और अपना हमारा पैशन भी है। ऐसा नहीं है कि एहसान है किसी के ऊपर, हमारा अपना पैशन भी है। वी ट्राई टू वर्क वेरी हार्ड और हम अपने दिल की बात आप तक पहुँचाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। आज की वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो हमने करनी है कोटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।